नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर का जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, हम डेली करेंट अफेयर में लास्ट वीक में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह डिस्कस करते हैं और यहाँ आने वाली सभी प्रतियोगिता के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। कल हमने आपसे पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है। तो अरुणाचल प्रदेश में 7 नेशनल पार्क है, जिसमें से एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टाइगर रिजर्व भी है। नाम दफ़ा और पक्के रिजर्व कौन सा है? नाम दफ़ा और पक्के रिजर्व। आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे के भी हमें बताया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को वॉचिंग करने के लिए। चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब कू ऐप पर अपना अकाउंट बनाया है? वह किस देश की सरकार है जिसने अपना अकाउंट कू ऐप पर बनाया है? तो वह नाइजीरिया की है। कहाँ की है फ्रेंड्स? नाइजीरिया की है। सबसे पहले हम कू ऐप की बात करते हैं। तो कू ऐप कहाँ का है? हमारा भारत का है। आप लोगों देख सकते हैं, यह भी एक ब्लॉगिंग ऐप है। जैसा ट्विटर वर्क करता है वैसा यह भी वर्क करता है। आप इस पर चैट भी कर सकते हैं। यहाँ इसकी स्थापना कब होती है? 2020 में होती है। कब होती है फ्रेंड्स? 2020 में होती है। इसकी स्थापना किसने की है? तो आप्रमेय राधाकृष्णन। कौन है? आप्रमेय राधाकृष्णन। राधाकृष्णन, ठीक है। एंड कौन है? मयंक विद्यावाटिका। एक है मयंक विद्यावाटिका। इन दोनों लोगों ने क्या किया है? कू ऐप की ये संस्थापक है, ठीक। भारतीय, यह एक भारतीय ऐप है जो चैटिंग ऐप है। नाइजीरिया ने क्या किया है? अपना ऑफिशियल अकाउंट इस पर बनाया है। नाइजीरिया ने क्या किया है? इस पर अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया है और इसने जो ट्विटर ऐप है उसको क्या कर दिया था? प्रतिबंध कर दिया था। और जो हमारा यहाँ कू ऐप है, इसने क्या किया है? आत्मनिर्भर, क्या है? आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज भी जीता है। अभी इससे पहले आपने सुना होगा कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब बंद होने वाले हैं। तो भारत सरकार ने एक नियम लाया था कि जिसको फॉलो करना है तभी आप इंडिया में यहाँ से मतलब रख सकते हो। जिनके जैसे 50 लाख से ऊपर के जो जिनके यूजर्स हैं, उनको उनका डेटा सुरक्षित रखने के लिए हर एक उनके ऊपर एक ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। वो इसकी देख रेख करेंगे और जो भी आपत्तिजनक जो भी वीडियोस या फोटोज़ वगैरह होती है उसकी इंक्वायरी करेंगे। उसके लिए एक ऑफिसर रखना था। तो यहाँ पहले 25 फरवरी 2020 को यह बात कही गई थी, लेकिन यह बात नहीं मानी किनने? इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक ने। तब जाके इस पर रविशंकर जो शुक्ल है, हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने यह बात कही कि यह सब ऐप को बंद किया जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सभी लोगों ने इनकी बात मान ली। पर यह जो बात मानने वाला जो सबसे पहला ऐप था वो कौन था? कू ऐप था। कौन सा ऐप था? कू ऐप था, जो हमारे भारत का है, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ इसकी सारी डिटेल है। 6 मिलियन से अधिक लोगों ने कू ऐप अभी तक के उपयोग कर रहे हैं और जो कू ऐप है उसे वेंचर कैपिटल फर्मों से $30 मिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है, ठीक है। और कू ऐप ने भारत सरकार आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज भी जीता है। इसकी स्थापना 2020 में होती है। आप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्यावाटिका इसके संस्थापक है और कू ऐप एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी है। चलिए आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-2022 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सर्वाधिक वृद्धि की गई है। तो किस फसल में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? तो वहाँ कौन सी फसल है? तिल है फ्रेंड। कौन सी है? तिल की फसल में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब ये करता क्या है? इसमें होता क्या है? तो इसमें जो सरकार होती है वह अतिरिक्त उत्पादन को न्यूनतम दर पर किसानों से खरीदता है। एक मूल्य फिक्स किया जाता है, उस पर किसानों से खरीदारी करता है। किसानों की आय को दुगना करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अब किसानों की आय को दुगना करना क्या है? मैंने क्या कहा? किसानों की आय को दुगना करना। यह किसने कहा था? सबसे पहले एक समिति बनी थी। कौन सी? अशोक दलवाई समिति। कौन सी बनती है? अशोक दलवाई समिति बनती है, जिसने क्या कहा था कि किसानों की आय को क्या करना है? दुगना करना है। और लागत का 1.5 गुना, यह भी एक कीवर्ड है। कौन सा है? लागत का 1.5 गुना। लागत का 1.5 गुना, यह किसने कहा था? एम.एस. स्वामीनाथन। किसने? एम.एस. स्वामीनाथन की समिति बनी थी। एम.एस. स्वामीनाथन, उसने कहा था कि लागत का 1.5 गुना किसको मिलना चाहिए? किसानों को मिलना चाहिए। तो आई होप आपको यह दोनों इंपॉर्टेंट समिति समझ में आई होगी, ठीक है। अब इस बार जो बाजरा का है, बाजरा जो है उसकी कीमत कितनी बढ़ा दी गई है? तो इसकी कीमत 2150 से 2250 रुपये प्रति कुंटल कर दी गई है।
और धान कितनी करी गई है 1868 रुपये से, कितनी 1868 68 से 1940 रुपये प्रति क्विंटल किसकी की गई है, धान की गई है। और अब तिल की बात करूँ मैं, किसकी, तिल की बात करूँ तो तिल की 7,360 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है क्या, तिल। और मक्का ऐसी जो फसल है जिसका सबसे न्यूनतम मूल्य बढ़ा है, सबसे कम एमएसपी प्राइस किसका बढ़ा है, तो वह मक्का का बढ़ा है। अब खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती है फ्रेंड्स, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, यह सारी काय में आती है, खरीफ की फसल में आती है। हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में और जान लेते हैं आपसे, ठीक है। ये है इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ बाजरा की जो है एमएसपी 2021-22 के लिए कितना दिए गए हैं, यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और न्यूनतम एमएसपी मैंने आपको समझा दिया क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज का हमारा यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, कौन सा है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2019-20 का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस मंत्रालय के मंत्री है, तो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक या रमेश निशंक पोखरियाल। कौन है, रमेश निशंक पोखरियाल। इन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, जो हायर एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन में क्या किया है इन्होंने, एक सर्वे हुआ है, ठीक है। उसके तहत क्या हुआ है कि छात्र नामांकन, क्या हायर एजुकेशन में जो छात्र नामांकन है वह कितना बढ़ा है, 11.4% बढ़ा है। इसमें क्या हुआ है, नवीन संस्करण में जो सर्वे हुआ उसमें क्या कहा गया है कि 11.4% छात्र नामांकन बढ़ा है पहले की तुलना में। और इसमें भी महिलाओं की वृद्धि कितनी हुई है, इस 11.4% में यदि माने, इसका ओवरऑल यदि 11.4% है तो इसमें से 18.2% महिलाओं की वृद्धि हुई है, ठीक है। किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। और इसमें ये एक और सर्वे किया, इसमें सर्वे हुआ था कि जो संस्थानों की संख्या है, संस्थानों की संख्या कितनी थी पहले, 75 थी, अब यह बढ़कर कितनी हो गई है, 135 हो गई है, ठीक है। और शिक्षक, और इसमें शिक्षक का अनुपात पूछा गया है छात्रों से कि एक शिक्षक कितने छात्रों पर है, तो यह आता है 1:26, एक शिक्षक और 26 छात्र, मतलब कि 26 छात्रों पर एक शिक्षक बताया गया है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और यह कौन से नंबर की रिपोर्ट है, तो यह 10वें नंबर की रिपोर्ट आई है, किसकी, AISHE की, ठीक है। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण और पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं, क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षा विभाग का अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। इसका काम क्या है, हायर एजुकेशन में अभी तक के कितने एडमिशन हुए हैं या कितने छात्रों की संख्या बढ़ी है और इसमें शिक्षकों की संख्या कितनी बढ़ी है, यह इस पर कार्य करता है। और इसका मेन उद्देश्य यह कैसे सर्वेक्षण करता है, तो यह संस्थान जो होता है, संस्थान घनत्व, छात्र शिक्षक अनुपात, सकल नामांकन अनुपात, लिंग समानता अनुपात, प्रति छात्र व्यय, शिक्षा की संख्या, छात्र नामांकन, परीक्षा परिणाम, कार्यक्रम और शिक्षा वित्त बुनियादी ढांचे जैसे मापदंडों डेटा को एकत्रित कर यह सर्वे किया जाता है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध देव दास गुप्ता का निधन हो गया, इनका संबंध है, इनका संबंध किससे फ्रेंड्स, यह है फिल्म जगत से। किनसे इनका संबंध, फिल्म जगत से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, व्यक्ति है, क्योंकि इनको बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन से, नेशनल अवार्ड इन्होंने जीते हैं, अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने नेशनल अवार्ड जीते हैं। हम कुछ नेशनल अवार्ड की बात करेंगे, जैसे कि इन्होंने एक फिल्म थी इनकी बाघ बहादुर, कौन सी थी, बाघ बहादुर, ठीक है। इस फिल्म को कब मिला था, 1989 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। एक और फिल्म थी इनकी काल पुरुष, कौन सी थी फिल्म, काल पुरुष, इसको कब मिला था, 2005 में। कब, 2005 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला गया था, ठीक है। अब इनका निर्देशन भी, यहाँ निर्देशन भी करते थे, डायरेक्शन भी करते थे, तो इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उसमें भी जीता है, डायरेक्शन में भी। उनकी एक उत्तरा थी, एक फिल्म थी उत्तरा, जिसको 2000 में, सन 2000 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिलता है। और एक थी स्वप्नेर, कौन सी थी, स्वप्नेर, जिसको 2005 में इन्होंने बेस्ट डायरेक्शन के लिए इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। आइए हम कुछ और फिल्मों के बारे में जानते हैं जिनको इनको और किस किस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। तो यह एक प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक थे, कौन से थे, बंगाली फिल्म निर्देशक थे जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, बुद्ध देव दास गुप्ता। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई आने वाले एग्जाम के लिए। इन्होंने बंगाली सिनेमा में अपने योगदान के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए हमने बताया बाघ बहादुर थे इनकी, चर चर के लिए, लाल दर्जा,
मेंडो मेयर उपाख्यान और काल पुरुष के लिए इनको क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है। बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं ये, दूरत्व के लिए 1978 में, फेरा फिल्म के लिए 1987 में और क्या है तहदार कथा के लिए 1993 में। सर्वश्रेष्ठ पटकथा राष्ट्रीय पुरस्कार फेरा 1987 में इनको इसके लिए भी अवार्ड मिला गया है इस कैटेगरी में। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया उत्तरा और स्वप्नेर के लिए मिला है। इनको एक कला एवं संस्कृति में भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है इन्होंने, ए पेंटर ऑफ एक्लवेंट साइलेंस गणेश पाइन 1998 में इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आज का हमारा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहाइंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य ने में घोषित किया है। देहाइंग पटकाई, इससे पहले फ्रेंड्स हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था एक कौन सा रायमोना, कौन सा पढ़ा था हमने रायमोना, वह कहाँ पे था, वह असम सरकार ने किया था। रायमोना कहाँ पर था, यह असम में था। और अब देहाई पटकाई जो है उसको भी किसने घोषित किया है, असम में। तो असम में पहले से 5 थे, अब प्लस एक कौन सा हो गया रायमोना और फिर प्लस अब एक कौन सा हो गया असम, कौन सा हो गया असम। तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय नेशनल पार्क के नंबर पर तीसरे नंबर पर आ गया है असम। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है जिसमें 12 है, कितने हैं मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है हमारा, सबसे पहले हमारा है मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा जाता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर क्या हो जाता है हमारा असम, ठीक है। असम में भी कितने हैं, कितने हो गए असम में भी 7 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। तो देहाइंग जो पटकाई है वह कहाँ पर आता है, डिब्रूगढ़ जो है वहाँ पे, और तनसुकिया, क्या है तनसुकिया और डिब्रूगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा है, एक मिनट फ्रेंड्स, तनसुकिया और डिब्रूगढ़, तिनसुकिया बोल दो इसको, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जो जिला है कहाँ पर असम में, उसमें पड़ता है क्या देहाइंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इसके क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 234 किलोमीटर वर्ग, ठीक है। एरिया किलोमीटर वर्ग में नापते हैं। और यहाँ प्रमुख जो है ये हाथियों के लिए फेमस है, किसके लिए, फोटो में आप देख सकते हो हाथी के लिए फेमस है। यहाँ पर तितली की भी प्रजाति मिलती है लगभग 300 के लगभग, और सरीसृप स्तनधारी की प्रजाति कम से कम 47 यहाँ पर मिलती है। चलिए आगे चलते हैं और हम इसके बारे में जाने तो यहाँ पर बाघ और तेंदुए भी मिलते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ये मध्य प्रदेश में कितने हैं 12 राष्ट्रीय उद्यान, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सेकंड नंबर पर जिसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान है, और 7 राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला तीसरा असम बन गया है, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान ले तो यहाँ पर जैसे लिखा है असम में डिब्रूगढ़ के तिनसुकिया जिले में यह कवर करता है, और यह प्रमुख हाथियों के लिए फेमस है और तितलियों की 310 प्रजातियाँ पाई जाती है। असम के पहले 5 पुराने की बात करूँ मैं तो सबसे पहला है अपना काजीरंगा, कौन सा है काजीरंगा, ठीक है पहला। दूसरा कौन सा है ओरंग, कौन सा है ओरंग। तीसरा है नामेरी, कौन सा है नामेरी। चौथा है डिब्रूगढ़, कौन सा है डिब्रूगढ़। और पांचवा है कौन सा, पांचवा हमारा मानस हो जाता है, कौन सा हो जाता है मानस। और छठवा रायमोना, और सातवां हो जाता है अब ये कौन सा अपना देहाइंग पटकाई। और जो काजीरंगा और जो मानस है वह यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, कौन सा काजीरंगा और जो मानस है वह यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। और असम और नामेरी जो है नामेरी और ओरांग जो है वह टाइगर रिजर्व के लिए नामित है। असम की राजधानी दिसपुर है और हेमंत कुमार बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी जी है। आपसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि असम की पहली वित्त मंत्री महिला कौन है, महिला वित्त मंत्री जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी वह कौन है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए आगे चलते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल UKAFF 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह तिलोत्तमा सोम को मिला है, किसको, तिलोत्तमा सोम जी को यहाँ मिला है। यह कहाँ के फ्रेंड्स, यह जो फिल्म बनी है राहगीर उसकी, ठीक है, इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। तो यूके एशियन फिल्म 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको अवार्ड यहाँ दिया गया है। इस राहगीर फिल्म में हुआ क्या है कि 3 अजनबियों की कहानी है जो दैनिक वेतन पर आधारित है और तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर इनमें एक गठबंधन होता है, इस पर यह कहानी चलती है, ठीक है। राहगीर फिल्म में यहाँ बताया गया है। और यह झारखंड की प्रति जो भूमि बताई गई है इसमें, क्या बताई है, झारखंड राज्य जो है हमारा वहाँ की इसकी भूमि बताई गई है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड की बात करूँ तो 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसमें बेस्ट
बेस्ट फिल्म कौन सी है? छिछोरे है। कौन सी है फ्रेंड्स? छिछोरे। ठीक है, ये किसकी फिल्म है आप जानते हो? सुशांत सिंह राजपूत। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? मनोज वाजपेयी और धनुष को। किसको? धनुष को। मनोज वाजपेयी को उनकी फिल्म भोसले के लिए मिला है और धनुष को उनकी फिल्म असुरन के लिए यह अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो यहाँ मिला है कंगना रनौत। किसको? कंगना रनौत जी को मिला है। किसके लिए? मणिकर्णिका और पंगा के लिए। कौन कौन सी फिल्म है इनकी? मणिकर्णिका और पंगा के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अब फिल्म फेयर की अवार्ड का तो कौन से नंबर का था? 67वें नंबर का था फिल्म फेयर। कौन सा था? फिल्म फेयर। फिल्म फेयर। ठीक है, इसमें कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वह है थप्पड़। किसकी है? थप्पड़। किसको है? या किसकी फिल्म है? तापसी पन्नू। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह किसको मिला है? तो रजनीकांत जी को मिला है। किनको है मिला है? रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। और इससे पहले यह अवार्ड किसको मिला था? दादा साहब फाल्के, तो वहाँ मिला था अमिताभ बच्चन जी को। किनको मिला था? अमित जी को मिला था। ठीक है, तो आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और यहाँ पर सारी डिटेल भी है कि 67वां जो राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट फिल्म छिछोरे, बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी धनुष और बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत और जो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है वह थप्पड़ फिल्म को मिलता है। तो आई होप आपको यह सारा समझ में आया होगा। चलिए और हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट का। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने अपने पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह कौन सी सरकार है? असम है। कौन सी है? असम। बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो अल सल्वाडोर बन गया है। ठीक है, जिसने क्या किया है? बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित कर दिया गया है। अब ग्लोबल लिवेबिलिटी जहां पर रहने योग्य है रैंकिंग इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट EIU द्वारा रैंकिंग जारी में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ऑकलैंड रहा है। या कहाँ पर है फ्रेंड्स? न्यूजीलैंड में। सबसे लास्ट में कौन रहा है? दमिश्क, जो कहाँ की राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। शियोंग जिले में स्थानीय वन्य जीव लोगों द्वारा मोनाल की 2 प्रजाति को एक साथ देखी गई है। तो वह किस जिले में देखा? यह जो शियांग है किस जिले मतलब किस राज्य में आता है? तो अरुणाचल प्रदेश में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास का अनुमान लगाया है। वह कितने लगाया है? 9.5 लगाया है। कितना फ्रेंड्स? 9.5 लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत 7 G7 देशों के समूह के वित्त मंत्रियों ने वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर जो है दर है की स्थापना की है। वह कौन सा देश शामिल नहीं है G7 में? तो भारत शामिल इसमें नहीं है, पर विशेष अतिथि के रूप में यह शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विक्रम साराभाई केंद्र ने 3 प्रकार के लागत प्रभावी इफेक्टिव वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। प्राण, वायु, श्वास, यह तीनों के तीनों, और एक स्वास्थ्य है। कौन सा है? एक स्वास्थ्य है। ठीक है, यह भी एक क्या है? ऑक्सीजन वेंटिलेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 जून 2021 को भारत, और यह हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, 9 जून 2021 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच क्या ये कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।